तो आज के क्लास में हम लोग जो एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये वैश्वीकरण के पार्ट्स 2 है। ये सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि वैश्वीकरण है क्या और वैश्वीकरण के क्या कारण है, यानी कि वैश्वीकरण का क्या मतलब है, उसका हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वैश्वीकरण का मेन मतलब क्या होता है और वैश्वीकरण हमारे जो एक वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया ये कब से स्टार्ट हुई है और किस प्रकार से पूरे विश्व लेवल पर फैला है और दिन प्रतिदिन वैश्वीकरण के नए नए आयाम और नए नए डिफिनीशन आते जा रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैश्वीकरण का, उसमें वैश्वीकरण का क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि वैश्वीकरण का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने पार्ट्स में वैश्वीकरण को क्लासिफाइड किया गया है। तो वैश्वीकरण के क्लासिफिकेशन में ये देखा गया है कि अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिस्ट है या पॉलिटिशियन है या अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे एमआईटी जो अमेरिका के सबसे जाने माने यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ने वैश्वीकरण के संदर्भ में कहा है कि वैश्वीकरण को हम लोग 4 पार्ट्स में ब्रॉड क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो संपन्न होती है, वैश्वीकरण जो विस्तारित होता है, वैश्वीकरण जो बढ़ता है, वो वैश्वीकरण किसी एक तरीके से नहीं हो सकता है। वैश्वीकरण के कई प्रक्रियाएं कई तरीके से फैल सकता है। उस वैश्वीकरण के संदर्भ में जो हमारा अकादमिक साहित्य ने बताया है कि वैश्वीकरण के मुख्य रूप से हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं मेनली। लेकिन ये वैश्वीकरण के केवल 3 ही पार्ट्स नहीं हैं। ये मेन रूप से कहा गया कि वैश्वीकरण को आप यदि एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वैश्वीकरण को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वैश्वीकरण को आप समझना चाहते हैं, तो वैश्वीकरण के 3 आयाम के रूप में समझ सकते हैं। ये 3 आयाम कौन है? तो पहला आयाम के रूप में जो बताया गया है वैश्वीकरण का, ये पहला आयाम जो है इकोनॉमिकल वैश्वीकरण, यानी कि जो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन जो है, ये एक इसका फर्स्ट आयाम है, यानी कि आर्थिक रूप से वैश्वीकरण प्रक्रिया का संपन्न होना। दूसरा जो इसका विशेष आयाम है, यह है राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण का संपन्न होना। और तीसरी प्रक्रिया जो है, ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। लेकिन इसके अलावा ये 3 आयाम तो मेन है, लेकिन इसके अलावा हम वैश्वीकरण को अलग रूपों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग रूपों में भी देख सकते हैं। जैसे तकनीकी रूप से वैश्वीकरण, जैसे सामाजिक रूप से वैश्वीकरण, जैसे आज जो मॉडर्न टाइम में जो जिस प्रकार से विश्व विस्तारित कर रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक नए दौर चल रहे हैं, ये औद्योगिकरण के दौर में वैश्वीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है जिसमें आज पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग विश्व का एक मेन मुद्दा और सेंटर टॉपिक बन गया है। तो ग्लोबलाइजेशन और पर्यावरण के जो मैनेजमेंट है, वो दोनों कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के एक संदर्भ में एक नया मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया है और वैश्वीकरण के एक नए रूप में परिभाषित किया है। तो केवल वैश्वीकरण को हम 3 रूप में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण 3 रूप में नहीं है। जैसे हाल ही के दिनों में, ये 2 वर्षों से पूरे विश्व में जब कोरोना का महामारी चल रहा है, ये कोरोना के महामारी का प्रबंधन करना, एक दूसरे देशों को आपस में टीकाकरण के लिए, मेडिसिन के लिए सहायता करना, ये कहीं ना कहीं वैश्विक जो सामाजिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। उतना ही नहीं, आज पूरे विश्व में एक शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। तकनीकी शिक्षा बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। एक देश से तकनीकी शिक्षा दूसरे देशों में विस्तारित हो रहा है। ये जो तकनीकी शिक्षा बढ़ रहे हैं, लोगों को जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान कहीं ना कहीं सामाजिक यानी कि सोशल रिफॉर्म में अहम भूमिका निभा रहा है। ये जो सोशल रिफॉर्म का जो भूमिका है, ये सोशल रिफॉर्म का भूमिका कहीं ना कहीं सामाजिक वैश्वीकरण को दर्शाता है, यानी कि सोशल ग्लोबलाइजेशन को दर्शाता है। ये जो वैश्वीकरण के कई प्रक्रिया है, जो खासकर एनसीईआरटी बुक ने और साहित्य अकादमी के रिकमेंडेशन पे जो लिखा है, वो मुख्य रूप से 3 आयाम है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हम वैश्वीकरण के बारे में लिखे तो हमें कई पॉइंटों पर सोचना चाहिए। एक तो राजनीतिक पॉइंट है ही, एक दूसरा पॉइंट हमारा आर्थिक पॉइंट है, तीसरा सांस्कृतिक पॉइंट है, जैसा कि मैं बताया कि सामाजिक पॉइंट भी हो सकते हैं। सामाजिक पॉइंट के बारे में यदि वैश्वीकरण को हम एक्सप्लेन करें तो वर्तमान समय में जैसे कोरोना महामारी का फैलना, उसका प्रबंधन करना, विश्व के देशों ने आपस में एक दूसरे को मेडिसिन देकर, टीकाकरण का आदान प्रदान करके, नई तकनीक को एक दूसरे से सीख कर पूरे ये जो इंटरनेशनल पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक को प्रबंध करने की कोशिश किया है। ये जो प्रबंधन क्या है? सामाजिक प्रबंधन एक प्रकार का। उसी प्रकार से आज बच्चों में ये जो विभिन्न प्रकार के नई गुणवत्ता की शिक्षा प्रसार हो रहा है, हमारे देश में जो विदेशी शिक्षा आ रहे हैं, विदेश के तकनीक हम लोग सीख रहे हैं, ये कहाँ है? ये एक तरह का एजुकेशन के द्वारा अपने तरफ में हम अपने देश के लोगों को, या कोई भी देश हमारे से शिक्षा सीखकर अपने देश के लोगों को एक प्रकार के मॉडर्न एजुकेशन दे रहा है, नई प्रकार के तकनीक सिखा रहा है, नई प्रकार के कुशलता प्रदान कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के सामाजिक वैश्वीकरण का हिस्सा है। अब हम लोग एक बात करते हैं पर्यावरण वैश्वीकरण के बारे में। क्या है पर्यावरण वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम लोग विश्व में या पृथ्वी पर जितने भी देश है, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी का हिस्सा है और पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी देश में किसी भी प्रकार के पर्यावरण से संबंधित इशू आते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग होता है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है,
या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी एक देश को प्रभावित नहीं करके ये पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। तो ये पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को, वो किसी भी देश में रहे, वो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या अफगानिस्तान में रहे, ईरान में रहे, इराक में रहे या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहे, जो भी इंडस्ट्रियल कंट्री है, जो अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, उनके पास फैक्ट्री ज़्यादा है, कार्बन प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन देशों को सभी देशों के सहयोग के साथ मिलकर पृथ्वी का प्रबंधन करना उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और करते भी हैं। जैसे हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल जो संस्थान है, जिसको बोलते हैं हम लोग यूएनईपी का मतलब, जो यूएनईपी जो संस्था है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण में हमेशा ये प्रबंध करती है। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बायोडाइवर्सिटी को प्रबंध भी करती है। इसका कॉप का मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मीटिंग होता है, जो हर 2 साल 1 साल पे होते रहता है। यह कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाती है। उसी चीज़ को देखकर अभी कुछ दिनों में, यानी कि 2016 के आसपास में एक ISA का निर्माण किया गया। ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, यानी कि भारत सरकार उसका अहम हिस्सा है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से यह बात का एक सूचना पूरे विश्व में प्रसारित किया गया कि हम लोग अब ऊर्जा के लिए अल्टरनेटिव सोर्स का प्रयोग करें, जो पर्यावरण के प्रबंधन करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए। जैसे पर्यावरण के प्रबंधन में अहम भूमिका का मतलब कि जो हम एक नेचुरली या जो ट्रेडिशनल एनर्जी का जो प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोयला से एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, लकड़ी से जो एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, या मान लीजिए कि जो खासकर हम लोग हमारे देश में कोयला से एनर्जी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो कोयला के एनर्जी के प्रयोग से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, और एनर्जी, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए एनर्जी के बिना कोई काम हो नहीं सकता है। तो हम एक प्रकार के ऐसे अल्टरनेटिव एनर्जी का प्रयोग करें जो एनर्जी प्रदूषण कम क्रिएट करे, पृथ्वी को नुकसान कम पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाए। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक गठबंधन बनाया गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिस प्रकार से हम लोग सूर्य से, जो सूर्य का ताप है, सूर्य का जो उष्मा है, उस उष्मा से हम एनर्जी के रूप में बदलकर विभिन्न प्रकार के जो डोमेस्टिक वर्क्स है या कोई इंडस्ट्रियल वर्क जो उससे हो सकता है, उस कार्य को करें, और इस प्रकार से पृथ्वी को प्रबंधन करें। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी है, इन सभी चीज़ों को प्रबंधन करने के लिए कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रकार के पर्यावरण के ग्लोबलाइजेशन को दर्शाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के केवल हम 3 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। ये 3 पॉइंट नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन को आप कई प्रोस्पेक्टिव में सोच सकते हैं। जैसे एक तरीका मैं और बता सकता हूँ, तकनीकी ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे दिन प्रतिदिन जितने भी देश है विश्व में, जो भी खासकर डेवलप्ड कंट्री है, जैसे हम यूरोपियन कंट्री की बात ले लें या अमेरिकी कंट्री की बात ले लें, तो वो कंट्री के पास टेक्नोलॉजी पहले से ही संपन्न है। जब वो देश, उस देशों के पास जब टेक्नोलॉजी पहले से संपन्न है, तो उन नए नए तकनीक का आविष्कार कर रहे हैं। उससे क्या रहा कि उस टेक्नोलॉजी का फ्लो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री में, इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है। जैसे भारत के पास टेक्नोलॉजी को बढ़ाने या बनाने की कैपेबिलिटी अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, लेकिन भारत के लोग सीख तो रहे हैं। ये सीख कहाँ से रहे हैं? जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से हम अपने टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। आज हम लोग रोबोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। रोबोटिक्स का जनरेशन कहीं ना कहीं भारत में तो नहीं हुआ था। आज हम लोग कहीं ना कहीं जो इसरो के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर की टेक्नोलॉजी, जो एक्सप्लोर करने का जो तकनीक हमने कहाँ से सीखा है? कहीं ना कहीं दूसरे देशों से सीखा है। उसी प्रकार से जो हमसे भी नीचे देश है, जो हमसे भी गरीब देश है, वो हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से तकनीक का फ्लो जो है एक देश से दूसरे देशों में जा रहा है। ये क्या है? एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। तो उसी प्रकार से आप हर प्रकार के ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम आज इसमें मुख्य रूप से तीन जो प्रकार के ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मैं जो 3 और बताया, जैसे पर्यावरण ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरण वैश्वीकरण, सामाजिक वैश्वीकरण या तकनीकी वैश्वीकरण को भी आप इसी पॉइंट टू पॉइंट बाय एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वैश्वीकरण कितना अहम भूमिका निभाता है समाज के विकास में, और किस प्रकार से हम नहीं चाहते भी हैं तब पर भी वैश्वीकरण हो रहा है, और वैश्वीकरण से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उन चीजों के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक वैश्वीकरण। देखिए नाम से स्पष्ट है आर्थिक वैश्वीकरण का क्या मतलब है। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब कहीं ना कहीं ये गुड्स एंड सर्विस का इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटर स्टेट फॉलो होना, यानी कि एक देश से दूसरे देशों में आसानी से वस्तु और सेवा फ्लो करे, स्थानीय से वस्तु और सेवा फ्लो करे, पूंजी का फ्लो हो, इसी प्रक्रिया को हम लोग आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि इंटर स्टेट का मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं, बल्कि इंटर कंट्री, यानी कि इंटरनेशनल, इंटरनेशन, हम ऐसे कह सकते हैं इंटरनेशन। एक देश से दूसरे देशों में जो वस्तु और सेवा का फ्लो हो रहा है वही कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण है। अब ये बताइए आप कि आर्थिक वैश्वीकरण मान लीजिए कि एक देश से दूसरे देश में फ्लो करेगा, तो उसके लिए कौन कौन सा कंडीशन अपनाना होगा। तो हम लोग जानते हैं
कि हमारे देश के ऊपर में एक प्रकार के पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। हर देश में एक प्रकार के पॉलिटिकल बाउंड्री है, सीमा घेरा हुआ है, सीमा बांधा हुआ है। वो सीमा की वजह से अपने अपने सीमा पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल है, और जब सुरक्षा बल एक देश से दूसरे देश में जा नहीं सकते हैं और दूसरे देश के व्यापारी दूसरे देश में भी नहीं जा सकते हैं, इस प्रकार के कहीं ना कहीं उनको प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ऐसे कोई ऐसा नियम कानून देशों के बीच में हो जिससे प्रतिबंध कम हो, जिससे आसानी से एक देश के लोग दूसरे देशों में व्यापार कर सके, दूसरे देशों में वस्तु को बेच सके, इस प्रकार की प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण जब भी बताया जाए, आपको समझाया जाए, तो इसका मतलब आपको दिमाग में ये बात रखना है कि दो देशों के बीच के जो कानून नियम जो है, जो आपस में विवादित कानून नियम है, जो एक दूसरे को प्रतिबंध करता है, उस प्रतिबंध को ढीला कर देना, प्रतिबंध को आसान कर देना, जिससे कि आसानी से दो देशों के बीच से या किसी अन्य देशों से किसी दूसरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा आसानी से फ्लो कर सके। यही प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम आसान हो जाना, ये आर्थिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। जैसे टैरिफ और सीमा कर, जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे बताते हैं हम लोग कि जब एक देश के सामान दूसरे देशों में आएगा तो उसमें सीमा कर लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, तो उसको कम कर देने से भी क्या होगा कि व्यापार, दोनों देश के बीच का व्यापार मजबूत हो जाएगा, अधिक से अधिक वस्तु और सेवा का फ्लो होगा। उसके टैरिफ मतलब वही टैक्स होता है, वो भी यदि कम कर दिया जाए तो उस परिस्थिति में भी वस्तु और सेवा का फ्लो क्या होगा, अधिक से अधिक होगा, वस्तु और सेवा का फ्लो अधिक से अधिक होगा। टैरिफ का मतलब टैक्स, जब टैक्स मान लो कि जब टैक्स हम कम कर देते हैं, दो देशों के बीच में टैक्स कम कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि एक देश दूसरे देशों में सामान और वस्तु को अधिक से अधिक बेचेगा, तो यह क्या होगा, वस्तु और सेवा का अधिक से अधिक फ्लो होगा। मुक्त व्यापार की नीति, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी भी जैसे एशियन कंट्री है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वो मुक्त व्यापार साप्टा करके ट्रीटी बना हुआ है। साप्टा क्या एक प्रकार का मुक्त व्यापार है, यानी कि कई देशों के बीच में एक नॉर्मल और कॉमन मार्केट बना देना। कॉमन मार्केट का मतलब ये होता है कि वो जब एक देश दूसरे देशों में सामान भेजे तो उस पर किसी प्रकार के कर न लगे, तो जब किसी प्रकार के कर न लगे तो ऐसे केस में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशों के बीच के व्यापार बढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय संगठन के नियम और कानून का आसान होना। जैसे मान लीजिए ये जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यदि नियम कानून को आसान कर दे जिससे कि देशों के बीच में व्यापार बढ़े, तो इससे भी क्या होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तेजी से होगा। IMF नियम कानून को आसान कर दे तो उससे भी क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। यदि वर्ल्ड बैंक जो है अपने नियम कानून को आसान कर दे, उससे भी क्या होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी, यानी कि निवेश बढ़ेगा। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय संघ है, यदि अपने देश में नियम कानून को आसान कर दे तो उससे दूसरे देश यूरोपीय संघ में इन्वेस्ट करेगा या वहां से वस्तु और सेवा को खरीदेगा। इस तरह से क्या होगा, पूरे विश्व बाजार में वस्तु और सेवा को आसानी से फ्लो बढ़ेगा और उसका विस्तार होगा, और ये आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देगा। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय निवेश का मतलब होता है FDI और FFI। FDI का मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी भी देश की कंपनी यदि हमारे देश में निवेश करना चाहे तो वैसी प्रक्रिया को FDI कहते हैं। FFI का मतलब होता है कि कोई भी विदेश में रहने वाले लोग, कोई भी विदेशी हमारे देश के शेयर मार्केट में निवेश करना चाहे तो उसको FII कहते हैं। FII का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। जो कोई भी विदेशी के लोग हैं, जैसे अमेरिका के लोग भारत के शेयर मार्केट में अमेरिका में रहकर यहाँ पर निवेश करते हैं तो उसको FII कहते हैं। उसी प्रकार से FDI, यदि कोई भी अमेरिकी कंपनी हमारे देश में निवेश करता है तो उस स्थिति में उसको FDI कहेंगे। FDI अधिक होगा, इस स्थिति में क्या होता है कि पूंजी का निवेश बढ़ता है, तकनीक का निवेश बढ़ता है, तकनीक का फ्लो होता है, और किसी जो देश कमजोर है, जिसके पास संसाधन तो है लेकिन तकनीक नहीं है, वैसे देश में उत्पादन बढ़ती है, और इस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो उस माने कि कमजोर और गरीब देशों की तरफ उच्च और अमीर देशों से फैलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से जो खासकर आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला जो चीज है, यह इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कनेक्टिविटी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण का जो प्रक्रिया विस्तारित हुआ, तो उस समय में समुद्री मार्ग में और विस्तार आए, समुद्री मार्ग तेजी से फैला। इंटरनेशनल कार्गो जो एरोप्लेन है वो चलाए गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत तेजी से विकास हुआ। उतना ही नहीं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेल लाइन का विकास हुआ। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रेल लाइन चलाने का जो भी कॉन्टिनेंट फिजिकली या भौगोलिक रूप से पहले से ही कनेक्ट है, उसमें इंटरनेशनल रेल लाइन चलाए गए, पाइपलाइन का विस्तार किया गया। और इस प्रकार से जो पाइपलाइन, इंटरनेशनल पाइपलाइन का जो विस्तार किया गया, पाइपलाइन का मतलब कि एक देश से कई देशों में। जैसे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो विवाद चल रहा है,
तो यूक्रेन रसिया जो है कि यूरोपियन देशों को 40% जो उसका पेट्रोलियम पदार्थ है इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो यूरोपियन कंट्री का जो पेट्रोलियम पदार्थ जो है सिर्फ 40% पूरा कहाँ से होता है, रसिया से होता है। तो रसिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में एक पाइपलाइन गया हुआ है कि जब रसिया में कोई भी प्रोडक्शन तेल का होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, यूरोप में पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो पाइपलाइन की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाया है और आर्थिक गतिविधियों को क्या किया है, तेज किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार के आर्थिक वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संचार, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संचार का मतलब कि शुरुआती समय में यदि मान लीजिए कि जब लोगों के पास संचार की सुविधा नहीं था, यदि भारत से कोई भी लोग अमेरिका में कोई अपना सूचना पहुंचाना चाहे, मेल करना चाहे, तो उसको जाने में कोई दिनों लगता था। लेकिन जब इंटरनेट का भी आविष्कार हो गया, जब सैटेलाइट बड़े पैमाने पर विस्तारित हुआ, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन व्यापारी को इंडियन व्यापारी से कनेक्टिविटी को जोड़ दिया। यदि किसी भी अमेरिकन व्यापारी को कुछ भी चाहिए होती है तो अभी एक मेल करेगा, तुरंत यहाँ पहुंचेगा, 10 मिनट में उसका सामान वहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये क्या किया है कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम ने कहीं ना कहीं दो देशों के व्यापारियों के बीच के जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको कम किया है, जिससे आर्थिक गतिविधि में तेजी आई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि हुआ है। जब और मॉडर्न टाइम हुआ तो एमएनसी, बड़े पैमाने पर एमएनसी का विस्तार हुआ। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब कि वो वैसी कंपनी जो अपने देश में तो निवेश करती ही है, अपने देश में निवेश करके वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है, उसके साथ साथ दूसरे देशों में और कई अन्य देशों में भी अपना कंपनी खोलकर वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है, उसको एमएनसी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में एसबीआई एक एमएनसी कंपनी है। भारत में जो एसबीआई बैंक है उसका ब्रांच तो भारत में है ही, भारत के अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया नेशन है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी नेशन है वहां भी इसके ब्रांच है, तो एक प्रकार के एमएनसी कंपनी है। उसी प्रकार से टिस्को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो भी एक प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में तो है ही, उसके साथ साथ अन्य देशों में भी ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि जो एमएनसी कंपनी है ये कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देशों में अपना कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जो एक प्रकार के आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से आप एक राजनीतिक वैश्वीकरण को भी देख सकते हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कानूनी व्यवस्था के माध्यम से एक देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना, कानूनी व्यवस्था के माध्यम से। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझा सकते हैं कि मान लीजिए दो देश, क्योंकि कोई भी देश है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। जिसे भारत बांग्लादेश के बीच में संबंध को देख लेते हैं, तो भारत बांग्लादेश के बीच में यदि कोई भी हम आर्थिक या कोई भी सामाजिक गतिविधि करते हैं तो उसके लिए हमें नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो वो नियम कानून एक प्रकार के क्या है, ये राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन को दिखाता है, राजनीतिक वैश्वीकरण को दिखाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें नीति नियम कानून को सुधार करना होगा। तो एक प्रकार के क्या है, एक राजनीतिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यूएनओ है, तो यूएनओ के जो नियम कानून है, जो व्यवस्था है, वो यूएनओ का जो नियम कानून, कुछ भी नियम कानून होगा वो कहीं ना कहीं भारत को प्रभावित करेगा, भारत के साथ साथ अन्य देशों को प्रभावित करेगा। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं क्या है, एक राजनीतिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। तो इसका सामान्य अर्थ होता है विश्वव्यापी राजनीतिक व्यवस्था को विकास से है, किसका, राजनीतिक वैश्वीकरण का, जिससे सरकारी अंतर सरकारी संगठन के साथ एक साथ मिलकर काम करना। जैसे भारत तो मिल ही रहा है, भारत के साथ यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर भारत कुछ न कुछ करेगा, कुछ सीखेगा, तो ये क्या है, एक राजनीतिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे यूएनओ के साथ मिलना, यूनेस्को के साथ मिलना, यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत या कोई अन्य देश काम करेगा, तो ये क्या है, एक राजनीतिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी कि कुछ गैर सरकारी संगठन जो सरकारी नहीं है उसको गैर सरकारी संगठन कहते हैं, वो इस प्रकार से विश्व में काम करता है जो विश्व के प्रत्येक लोगों को फायदा पहुंचाता है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये एक लॉयरों का समूह है, वकीलों का समूह है, जो विश्व में कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति होता है जिस पर कोई मुकदमे चलाए जाते हैं तो उसके पक्ष में ये फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत यानी वकालत करता है, वकील बनकर उसके पक्ष में लड़ाई करता है। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या कर रहा है, एक कानूनी माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। उसी प्रकार से आप देखते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं समाज को फ्री में ब्लड देकर, चाहे समाज को ब्लड जो ट्रांसमिट करके एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ये भी क्या है, एक प्रकार के कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से बहुपक्षीय द्विपक्षीय संबंध है, जो कई देशों के बीच में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं या दो देशों के बीच में किसी भी कार्य को करने के लिए जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके नियम कानून राजनीतिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से राष्ट्रों के बीच जो मान लो कि भारत के लोग हैं, भारत के लोग में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा चलेगा, यहाँ के प्रशासन कैसे काम करेंगे, टीचर को बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, ये अपने देश में पूर्ण रूप से हम नहीं सीख पाते हैं।
तो ऐसी प्रक्रिया के लिए भारत सरकार को क्या करना होगा कि अपने जो पदाधिकारी हैं, जो अपने स्कूल के टीचर्स हैं, अपने प्रशासन हैं, उन प्रशासनों को कहीं विदेशी संस्थाओं के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ, जैसे हमारे बहुत सारे प्रशासन जो है जाकर जैसे MIT में जाकर कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, उसी प्रकार से जाकर इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त और नियम कानून को दुरुस्त करता है। कौन? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन इशू। इसे हम अपने देश में कैसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए, किस प्रकार से नियम कानून चलना चाहिए, ये कहीं दूसरे देशों से सीखते हैं। ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये क्या दिखा रहा है? एक प्रकार के ये कहीं ना कहीं राजनीतिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, राजनीतिक वैश्वीकरण को दिखाता है। उसी प्रकार से आप सांस्कृतिक वैश्वीकरण कह सकते हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण में क्या होता है कि अपने जो विचार है, हमारे जो दिमाग के विचार है, हमारे जो रहन सहन है, हमारा जो बिहेव है, हमारा जो प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को विश्व के साथ कनेक्ट करना। जैसे आप ओलंपिक गेम में देख सकते हैं, जैसे कबड्डी, चाहे जो भारत के जो स्थानीय खेल है, चाहे दूसरे देश के जो स्थानीय खेल है, इसमें मुख्य रूप से स्थानीय खेलों का प्रदर्शन किया जाता है ओलंपिक गेमों में। तो ये क्या होता है कि स्थानीय कल्चर को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। जैसे आप धार्मिक विचार को देख सकते हैं, जैसे धार्मिक विचार के रूप में आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस्लाम का उत्पत्ति हुआ कहीं ना कहीं अरब में हुआ, लेकिन इस्लाम आज एशिया के मैक्सिमम कंट्री में फैला हुआ है, अफ्रीका के कंट्री में फैला हुआ है। तो ये जो एक प्रकार का जो एक धार्मिक विचारों का जो फैलाव है, विस्तार है, ये धार्मिक यानी कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण को दिखाता है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में आप कह सकते हैं कि बौद्ध की उत्पत्ति कहीं ना कहीं भारत में हुआ, लेकिन वो एशिया में पूर्ण रूप से फैल गया। ये क्या हो गया? एक प्रकार के धार्मिक वैश्वीकरण को दर्शाता है। उसी प्रकार से आप क्रिश्चियनिटी को कह सकते हैं कि क्रिश्चियन की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य में हुआ था, रोमन में यानी कि यूरोप के देशों में हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ ये अमेरिकन कंट्री के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में और अन्य देशों में फैल गया। ये चीज क्या है? ये जो उसी के साथ जब लोगों ने कनेक्ट किया तो अपने देसी खाने पीने की शैली विदेशों में फैल गया, विदेश के खाने पीने की शैली अपने देश में आ गया। तो ये जो विभिन्न प्रकार के शैली, पहनावे के तरीके, ये जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, आपस में एक देश से दूसरे देशों में एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या है? एक प्रकार के सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण को उदाहरण देकर समझाना हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो खान पान, रहन सहन, प्रथाएं, धर्म, विश्वास, ये सभी के सभी चीजें कहीं ना कहीं क्या है? एक प्रकार के धार्मिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है और धार्मिक वैश्वीकरण को मजबूत करता है। तो ये हमारा वैश्वीकरण है। ये वैश्वीकरण में हमने देखा कि वैश्वीकरण कैसे हो सकता है, वैश्वीकरण के कितने आयाम्स हैं, कैसे वैश्वीकरण फैल सकता है। अगली जो क्लास होगा उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैश्वीकरण के लाभ और नुकसान क्या है। वैश्वीकरण हुआ तो क्या लोगों को फायदा हुआ, और वैश्वीकरण जो हुआ तो उससे लोगों को नुकसान क्या हुआ, और नुकसान कैसे वैश्वीकरण नुकसान पहुंचाता है। इन चीजों पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।